नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास्त्र क्लासेज में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार आप सब लोगों की मुस्कुराहट दिख जाए हर रोज की तरह तो मजा आ जाए। ठीक है, तो एक बार सारे दोस्त मुस्कुरा के दिखा देंगे मुझे आप जिस किसी भी स्थिति में हैं। आपकी एक स्माइल जरूरी है। नीतीश, प्रतीक्षा, शंकर, संगम, पारुल, सोमिल, सज्जन, शिवांगी, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिससे अगर मैं पूछूं एग्जाम में, मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेशन मोड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्त संविधान सभा के बारे में आप इतना जानते ही होंगे। ये वह सभा है जिसने भारत का संविधान, यानी कि भारत की, अगर मैं कहूं, सबसे चर्चित और प्रिय पुस्तक को तैयार किया है, जिस पर आज हमारे देश का शासन चलता है, जिस पर आज हमारी गवर्नेंस काम कर रही है, और प्रत्येक वर्ग इसी पर काम कर रहा है, प्रत्येक इकाई इसी के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, तो संविधान सभा को शुरू करते हैं। उसके लिए जरूरत है आप सब लोगों के एक थम्स अप की। जी भैया, हम अगले जितनी भी देर क्लास होगी बड़े धैर्य के साथ में, बहुत संयम के साथ में चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको उन पहलुओं से भी अवगत कराना चाहूंगा कि कैसी उस समय की स्थिति रही होगी, कैसे लोग वहां पर बात कर रहे थे, थोड़ा उस पर भी हम आपका प्रकाश डालेंगे। आप सब जानते हैं, अब से पिछली जितनी भी हमारी क्लास थी उन सब में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि ब्रिटिशियर्स भारत पर आए, ब्रिटिशियर्स ने भारत पर रूल किया, और अपने उस रूल अर्थात शासन के लिए यहाँ पर जितने भी एक्ट उन्होंने बनाए उन सब में क्या प्रावधान थे। उसी में धीरे धीरे हमने ये जाना कि जैसे उन्होंने अपने व्यापार से लेकर के राजनीति तक का सफर तय किया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म होने के बाद में भारत शासन अधिनियम यानी क्राउन का शासन आया 1858 से लेकर के हमने जाना 1947 के भारत शासन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम की कैसे हमको स्वतंत्रता मिली। जिस दिन हमको स्वतंत्रता मिली, एक तरफ तो साथी एक हर्ष का विषय था, एक खुशी का माहौल था कि हम स्वतंत्र होने जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपका एक माहौल आंसुओं का भी था। उस आंसुओं के माहौल में आप जानते हैं कि भारत के जब साथी भारत को दो अधिराज्यों में, दो डोमिनियंस में बांटा गया, तो बहुत सारे लोगों को अपने ही देश में बेघर होना पड़ा। यानी जो भारत को अपना मूल स्थान मानते थे उनको पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को भारत आना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की आप लोग जानते होंगे, जिन्ना जिसका दिल्ली में मकान था, जिन्ना को भी अपना मकान बेचना पड़ा, और 3 लाख रुपए में वह भी अपना मकान बेच करके कराची शिफ्ट हो गए आपका 7 अगस्त को। तो कहने का मतलब एक मार्मिक माहौल भी था, ठीक है, और एक हर्ष का माहौल भी था जिसमें हम सब लोगों की प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। दोनों ही तरह के माहौल थे। हमने ये जर्नी शुरू की थी सीखने की और जानने की, कि हमने आपको बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला। इसको आप पढ़ चुके थे, यस और नो? जी भैया। 1773 के एक्ट में कैसे इसने अपने प्रशासन को आगे बढ़ाया, ये बात हम जान चुके थे। जी भैया, जान चुके थे। और इसके बाद में हमने जाना था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। मेरा एक प्रश्न आप सब लोगों से होगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब हमने पढ़ा, जिसमें दो अधिराज्य बनाने की बात हुई, दो डोमिनियन बनाने की बात हुई थी, ठीक है, इसमें क्या घोषणा हुई थी कि जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बन जाता तो जो शासन चलेगा वो किस एक्ट से चलेगा। ये आपसे प्रश्न है मेरा, कि जब तक भारतीय अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक जो शासन चलेगा वो किस एक्ट के माध्यम से चलेगा। तो क्या कहा गया था? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, कहां तक? संविधान बनने तक। संविधान बनने तक ये बातें हम सब जान चुके थे। आज की क्लास को शुरू करें। ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था बनने तक। आज एक अच्छा सा हेडिंग लिखेंगे, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यह वह सभा है साथी जिसने भारतीयों का या भारत का संविधान तैयार किया। ओके, अच्छा, संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहां से शुरू हुई? किस व्यक्ति ने संविधान सभा के लिए सबसे पहले मांग की थी? मेरा आपसे प्रश्न रहे। तो आप कहेंगे भैया जब हम संविधान सभा की मांग के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में पता चलता है जो तिलक जी ने स्वराज्य विधेयक पेश किया था। तिलक जी ने अपना स्वराज्य विधेयक पेश किया था 1895 में। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें भारत के संविधान यानी भविष्य में बनने वाले संविधान अगर हो तो वो कैसा हो, उसके जो मूल तत्व है, यानी कि उनमें किन चीजों की गारंटी दी जाए, उसमें कौन से अधिकार लोगों के पास में होने चाहिए। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है तिलक साहब के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मांग। तो आसान से शब्दों में लिखेंगे, पहला एक बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहली पहली अप्रत्यक्ष मांग। पहली अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग बोले तो आपका, या हम कह सकते हैं अनौपचारिक मांग, इनफॉर्मल डिमांड। पहली अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक मांग जो थी संविधान सभा की, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक
में 1895 में की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि भी स्वराज्य विधेयक कब पेश हुआ था, यानी हम कह सकते हैं यहां पर क्या, तिलक मेड द फर्स्ट इनफॉर्मल, आधिकारिक नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन स्वराज्य बिल, ये हम लिख सकते हैं, इन स्वराज्य बिल। देखो क्या बातें इन्होंने अपने स्वराज्य बिल में की थी, ये समझने की बात होगी, जिसका हम अगर देखेंगे तो भारत के संविधान में भी आपको उसका दर्शन देखने को मिलेगा। तो क्या बोलेंगे, एक इनफॉर्मल डिमांड थी, पहले तो इस बात को क्लियर रख लेना, कैसी, अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक मांग हम उसको कहते हैं जिस पर कोई फंक्शनिंग ना की गई हो, यानी मांग तो की गई लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में, यानी कि उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना आया हो। कौन सा आपका साथी बिल था, वो स्वराज्य बिल था, और स्वराज्य बिल कब आया था आपका, 1895 में। कुछ बातें थी, ध्यान से आप लोग भी समझ सकते हैं। इन्होंने एक बात की थी कि सभी नागरिक समान होने चाहिए देश में, ऑल सिविलियंस विल बी इक्वल, सभी नागरिक समान होने चाहिए। दूसरी बात इन्होंने की थी, इस देश में जो लोग हों उनको धर्म यानी कि रिलीजन, भाषण अर्थात स्पीच, अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, और विचार यानी कि थॉट का फ्रीडम होना चाहिए, विचार की आजादी होनी चाहिए। आज मुझे बताइए भारत के संविधान में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं या नहीं, कि आपके पास धर्म की स्वतंत्रता यानी आजादी है, भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है। आज भारत के संविधान में ये देखने को मिलता है या नहीं, हाँ या ना। आप कहेंगे यानी कि स्वराज्य बिल में बात की गई थी कि इस देश में व्यक्तियों को रिलीजन, स्पीच, एक्सप्रेशन और एंड थॉट का फ्रीडम होना चाहिए, थॉट्स फ्रीडम। ये बात किसमें की गई थी, तिलक साहब ने स्वराज्य बिल में। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, पूछ लिया जाता है बिंदु, इस स्वराज्य विधेयक में क्या बात नहीं की गई थी, कि भारत जो है एक आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैसे भारत की संकल्पना उन्होंने की, कैसा भारत सोचते थे तिलक साहब, कि वो आत्मनिर्भर हो और लोकतांत्रिक हो, यानी कि वो सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर यानी कि खुद पर निर्भर हो भारत अपने फैसलों के लिए, जिसको आज हम संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं। और कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक इंडिया का विजन उन्होंने रखा। तो आप कहेंगे कि भैया आज के संविधान में भी हम इन रूप को देख पाते हैं, ये दर्शन हमको भारत के संविधान में भी मिलता है। तो पहली अप्रत्यक्ष मांग तिलक साहब के द्वारा की गई। अब यहां पर एक शब्द आया दोस्त, स्वराज्य, स्वराज्य, और ये स्वराज्य यानी कि खुद का राज्य, स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद, सेल्फ, और राज्य मतलब स्टेट। ये जो स्वराज्य शब्द है, इसके पीछे एक कहानी कही जाती है स्वराज शब्द की, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रूल, खुद का शासन। दो शब्दों से मिलकर बना है, अगर हम और विस्तार से बात करें, कौन कौन से, एक तो स्व और एक आपका, ठीक है, स्व, और दूसरा शब्द है राज। यानी कि आपका स्व का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब होता है रूल अर्थात शासन, यानी सारी कहानी सेल्फ रूल की है। तो यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इस बात की जानकारी भी हमको होनी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लिखेंगे स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग, जो स्वराज वर्ड है, सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, आप बताएंगे जो जानते हो। पहला प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। मांग नहीं कर रहे हैं संविधान की, हम सिर्फ स्वराज शब्द की बात कर रहे हैं। जो अनौपचारिक मांग की है वो तिलक जी ने की है, ओके। पहला प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, ये बात हम लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे, स्वराज वर्ड इज यूज्ड बाय महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ओके। अब देखो यहां पे दो बातें आती हैं, उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग कहां पर किया था जी। तो जो स्वराज शब्द है, इसका जो प्रयोग उन्होंने किया, वो किया उन्होंने अपनी बुक, क्या नाम है उनकी बुक का, सत्यार्थ प्रकाश। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कौन कौन सी बातें की थी, हम इन सब के बारे में बात करेंगे, क्या उनका मिशन था। दरअसल में दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है 1875 में मुंबई के गिर गांव में उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है आपका आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना जब उन्होंने की तो तभी उन्होंने हिंदी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी। एसएससी सीजीएल ने तो प्रश्न पूछा कि सत्यार्थ पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी भाषा में उन्होंने लिखी, जिसका अगर मैं बात करूं दूसरा संस्करण भी आया था 1883 में। तो ये बुक लिखी गई थी किस वर्ष में, बताएंगे जरा। तो आप कहेंगे यानी कि इस पुस्तक में प्रयोग हुआ 1875 में स्वराज शब्द का। और आप जानते हैं इसी पुस्तक में दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन उन्होंने दिया था। तो यहां पर एक प्रयोग हुआ, याद रखेंगे पहली बात तो इस बात को। दूसरा, ये तो हुआ पुस्तक में प्रयोग, यहीं पर मैं आपसे जानना चाहूं स्वराज शब्द का
ऑफिशियल यूज फर्स्ट टाइम कहां हुआ था? स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग सबसे पहले, आधिकारिक प्रयोग का मतलब ऑफिशियल यूज ऑफ वर्ड स्वराज कांग्रेस के द्वारा कहां पर हुआ था? ऑफिशियल यूज ऑफ वर्ड स्वराज, तो आप कहेंगे ये हुआ था भैया 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन था आपका, कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग थी, और दादा भाई नौरोजी, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और ये तीसरी बार अध्यक्ष थे। 1886 1886 में, 1893 1893 और 1906, ये तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्होंने यहां पर प्रयोग किया था आपका क्या? स्वराज शब्द को। यानी कि आपसे 2 बातें हुई कि स्वराज का सबसे पहले प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे सत्यार्थ, क्या बोलेंगे? आपका सत्यार्थ प्रकाश में। अगर वहीं पर एक शब्द आपसे प्रयोग कर ले कि आधिकारिक प्रयोग कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे भैया वो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो स्वराज समझ में आया? स्वराज क्या है कि भाई हम भारतीय हैं, अभी तक हमारा देश किसकी इच्छा के अनुसार चल रहा था? तो आप कहेंगे भैया वो ब्रिटेन के शासन की इच्छा के अनुसार चल रहा था, लेकिन हम भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, हमारे पूर्वजों ने उस स्वतंत्रता के लिए त्याग किया, आंदोलन किए, और आंदोलनों के बीच में ही ये बात चल रही है कि भाई जो संविधान है वो हमारा होना चाहिए, और हमारे इस देश का शासन हमारे अनुसार होना चाहिए, यानी स्वयं के अनुसार होना चाहिए। इसी को सेल्फ रूल बोलते हैं, इसी को स्वराज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर महत्वपूर्ण बात आती है, 1922 में गांधी जी ने तिलक जी के विचारों की पुष्टि कर दी कि तिलक जी सही सोचते हैं। 1922 में गांधी जी ने, इनकी एक मैगजीन आती थी, गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में एक बात कही थी, यंग इंडिया मैगजीन में। तो कहीं भी आपसे पूछेगा यंग इंडिया मैगजीन का संबंध किससे है? देखो, यंग इंडिया मैगजीन भी 2 हैं, अगर आप जीएस को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे। एक तो कांग्रेस के टाइम की, जब कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी जरा बताएं? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो वहां पर आपका एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आई थी कि भाई कैसे अंग्रेज एक सीधे प्रभाव से बचने के लिए कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं। तो वो जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आया था, वो भी यंग इंडिया मैगजीन में आया था। और उस सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को किसने दिया था, ये भी मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप सबने सही बताया कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में। तो वो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था, वो भी यंग इंडिया मैगजीन में था। और जिनका भी नाम आप जानते हैं, आप कहेंगे एक यंग इंडिया मैगजीन वो भी थी, और एक यंग इंडिया मैगजीन गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने, बहुत बढ़िया जी, लाला लाजपत राय, कुछ लोग कह रहे हैं एओ ह्यूम नहीं, एओ ह्यूम नहीं, बोलो भाई एओ ह्यूम नहीं। एओ ह्यूम कौन है? एओ ह्यूम तो दोस्त आपका कांग्रेस के संस्थापक है, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, लाला लाजपत राय, बहुत बढ़िया। तो उनकी भी एक यंग इंडिया मैगजीन थी। तो 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में एक बात कही थी कि जो संविधान होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। संविधान संविधान भारतीयों की, दोस्त 1-2 दिन तुम्हें मेरी तबीयत का ये झेलना पड़ेगा, ठीक है, इच्छा अनुसार होगा। संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कि हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज पर द विशेज ऑफ इंडियंस। भाई हमारा जब संविधान बने, और ये बात हम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन जब देश में चल रहा था, चोरी चोरा की घटना हो चुकी थी, उसके समय का ये स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर भारत का संविधान बने तो वो कैसा हो, भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिशियर्स है वो अपनी तरह का कोई संविधान बना करके लागू कर दें, ऐसा ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने स्टेटमेंट किस वर्ष में दिया था? 1992 में, 1922 में दिया था। ठीक है, अब आते हैं यहां पर कि जो पहली औपचारिक मांग, यानी कि पहली फॉर्मल डिमांड किसने की थी, जिस पर एक कार्यवाही भी हुई, पहली औपचारिक, जिसका एक प्रभाव देखने को भी मिलता है। पहली औपचारिक मांग 1934 में M.N. रॉय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? M.N. रॉय द्वारा की गई। ठीक है, कांग्रेस के ही एक लीडर थे, M.N. रॉय। पहली औपचारिक मांग 1934 में, इसको हम लिख सकते हैं M.N. रॉय मेड द, नहीं मैंने एक गलत स्टेटमेंट यहां पे बोला, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस नहीं, वो कम्युनिज्म से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट हो गई थी। M.N. रॉय मेड द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लिख सकता हूं आप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं जी भैया। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। मैं पूछूंगा अनौपचारिक मांग, तो आप कहेंगे भैया जिस पर कोई रिएक्शन ही नहीं था, वो की गई किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 में। ठीक है, और औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई है? M.N. रॉय के द्वारा की गई है। ठीक है, M.N. रॉय द्वारा की गई है। ओके, अच्छा, इसके बाद में आप सब लोगों को पता होना चाहिए 1935 का एक्ट आया। ठीक है, भारत का शासन किस प्रकार से होगा। मैंने आपको अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, उसके आपको सब लोगों को ध्यान है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, बताइए जरा। इसके बाद में इस दिशा में काम होना शुरू हुआ, और आप लोगों को पता होगा एक अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसको भारतीयों को मैंने बताया था क्यों ठुकरा दिया था, बहुत विस्तार से हमने इसको पढ़ा था।
इसके बाद में भारतीयों को मनाने के लिए मैंने बताया था चर्चिल ने किस तरह से चालाकी की और वापस से वही अगस्त प्रस्ताव, रिपीटेड अगस्त प्रस्ताव भी जिसको हम कहते हैं। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? आंसर करेंगे सभी साथी, 1942 में। और भारत का संविधान बनने की दिशा में जो काम हुआ, जो संविधान सभा का गठन हुआ, वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। और कैबिनेट मिशन में भी कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946। भारत के संविधान के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कैसी बात की थी, जहां पर हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में कुल सदस्य जो होंगे वो 389 होंगे। तो इस तरह से संविधान सभा के लिए डिमांड चल रही थी और संविधान सभा के लिए जितनी भी मांग हुई, क्या बोलेंगे, उसमें आपका त्रुटि रहित ब्रिटिशियर्स की तरफ से कुछ आया कि जिसमें कुछ एरर ना हो। हमने कहा था कि कैबिनेट मिशन, हमने खामियां जानी कैबिनेट मिशन की कि उसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन बावजूद उसके बाद भी कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट किया था? यस और नो। आप कहेंगे भैया मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यहां पर थोड़ी सी बातें हमें रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य मैंने बताए थे आपको? कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितनी बात की थी भैया? 389 की बात हुई थी। 389 लोग होंगे, जिसमें कहां से आएंगे? जो 11 आपका प्रोविंसेस थे। टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी 389। और आपका 11 प्रोविंसेस से कितने आएंगे? 11 प्रोविंसेस से बात की गई थी भैया 292 मेंबर्स। कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? जो कमिश्नरी एरियाज थे, उन कमिश्नरी क्षेत्रों से बात की गई थी कि 4 सदस्य यहां से आएंगे। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं जो 296 मेंबर्स थे, यहां पर 296 सदस्य थे। ये सब मैंने आपको बताए थे कि ये सब सदस्य आएंगे किससे? निर्वाचन से। ठीक है, ये सारे के सारे सदस्य इलेक्शन के थ्रू आएंगे। और बचे हुए जो भी लोग थे वो कहां से थे? वो देसी रियासतों से थे। तो देसी रियासतों से कितने सदस्य? यानी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजे रजवाड़े थे, देसी रियासतें जो थी, वहां से बात की गई थी कितने? 93 मेंबर्स की। और वो 93 मेंबर्स क्या होंगे? वो सब मनोनीत होंगे। मनोनीत अर्थात वो नॉमिनेशन से आएंगे, जिनको वहां के रजवाड़े कहेंगे वो लोग नॉमिनेटेड होंगे, और जो 296 होंगे वो इलेक्टेड होंगे। ये बात हमने की थी, क्लियर है जी भैया? लेकिन मुझे बताओ, इनका जो निर्वाचन हुआ था वो प्रत्यक्ष हुआ था कि अप्रत्यक्ष हुआ था? जो इनका इलेक्शन था वो आपका प्रत्यक्ष था या कि सीधी जनता ने वोट डाला था? यहां पर आप कहेंगे नहीं भैया, ये कैसा निर्वाचन था? एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। आपको दोस्त एक चीज पर और विचार करना है, ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव था ये किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि ये विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। अब विधानमंडल में उस टाइम कितने सदस्य होते थे? मैंने आपको बताया था, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, यानी लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे, बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो इनडायरेक्ट हुआ इसको किसने? लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने चुना। और कितने मेंबर होते थे विधानमंडल में? आप कहोगे भैया आपने हमको बताया था कि टोटल 1585 सीट्स थी, याद है आपको? 1585 सीट्स का जिक्र हमने किया था, जिसमें से 707 कांग्रेस ने जीत ली थी। यस और नो? सर आप किसी भी एक लैंग्वेज में बोल दीजिए, हम लिख लेंगे। भैया आप ऐसे लिख लें तो काम ना बन जाए? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं हम। जितना हम सब लोग टारगेट कर रहे थे क्लासेस का, उसी क्लासेस के उसी क्रम में हमारी चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्वराज पार्टी क्या थी? स्वराज पार्टी अभी नहीं, हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब आप जानेंगे दोस्त। अभी आप लोग पहले तो खुद से एक प्रॉमिस करो, क्वेश्चन पूछने से बचना है, क्योंकि मैं आपका प्रश्न देखूंगा तो मैं खुद को उत्तर देने के लिए मौजूद पाता हूं हमेशा। तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि देश में एक आंदोलन चला था, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से वादा किया था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे, सेल्फ रूल 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो इस देश के सभी छात्रों ने, सभी लोगों ने, कृषकों ने खेती छोड़ दी, लोगों ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन 1 वर्ष में हम स्वराज नहीं पा पाए। बल्कि चोरी चोरा जब हुआ 4 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी ने असहयोग को वापस ले लिया। तो देश में गांधी जी के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, मतलब लोगों में एक नाराजगी प्रकट हुई। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उन सबने एक संगठन बनाया था आपका 1924 में, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उस समय कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आपका चितरंजन दास, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसको स्वराज पार्टी हम कहते हैं। ठीक है, 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, बस धैर्य रखना है। आप अपने अपने जीवन के आज तक 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल व्यतीत कर दिए, तो हमारे साथ और 6-8 महीने व्यतीत कर लो और देखना आपकी समझ कहां पहुंचेगी। तो भैया 1585 सीट थी, यानी इन लोगों के द्वारा ये निर्वाचन किया गया था। मुझे एक छोटी सी बात आप बताएं, तो उस समय सबको वोट का अधिकार था या नहीं था? आप कहेंगे भैया सबको वोट का अधिकार नहीं था। अगर मैं मोटे तौर पर आपसे बात करूं, उस समय हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास में, जिसको हमने लिमिटेड फ्रेंचाइज या सीमित मताधिकार मैंने आपको पढ़ाया था, वह था जो लोग टैक्स वगैरह देते थे, जो लगान देते थे, सिर्फ 10% लोगों के पास में वोट का अधिकार था। यानी कि ये जो लोग निर्वाचित होकर गए हैं, ये कैसे लोगों के द्वारा गए हैं? ये ऐसे लोगों के द्वारा गए हैं जिनको वोट सिर्फ और सिर्फ 10% भारतीयों ने डाला था। यानी कि 90% भारतीयों ने वोट ही नहीं डाला था, क्योंकि उनके पास वोट का अधिकार नहीं था। और यही संविधान सभा की एक आलोचना भी है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि भारत का जो संविधान बना, उस संविधान को बनाने में जो लोग थे, उन लोगों को जिनके द्वारा चुना गया था, वो संपूर्ण भारत के द्वारा नहीं चुने गए थे। मतलब मेजोरिटी के द्वारा नहीं चुने गए थे, इस देश के सिर्फ 1/10 हिस्से द्वारा उनको चुना गया था। यह संविधान सभा की एक आलोचना है।
जिसके बारे में लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि भैया संविधान सभा जो बनी, क्या उसमें सभी लोगों के जो मत थे उनका मूल्य उसमें दर्ज था? तो आप कहेंगे नहीं भैया, सबको वोट का अधिकार ही नहीं था, ये तो सिर्फ 10% लोगों की एक सहमति थी। अच्छा, अब अप्रत्यक्ष चुनाव आप जानते होंगे हमारे यहाँ पर किस पद के लिए होता है? आज राष्ट्रपति साहब के लिए जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? आप कहेंगे भैया वो अप्रत्यक्ष होता है। इसी अप्रत्यक्ष चुनाव को हम एक नाम और देते हैं, आपको पता हो, एकल संक्रमणीय मत। ये हम राष्ट्रपति साहब को जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वोट के मूल्य कैसे निकाले जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसी को हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके समझने के पहले मुझे आपकी एक थोड़ी सी समझ विकसित करनी होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हम इसको कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, बहुत विस्तार में तो हम इसको राष्ट्रपति साहब में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं छोटी सी बात आपको एक बात बता दूं, ठीक है, समझेंगे। आपने कभी कोई चुनाव होते हुए देखे हैं? कभी गांव में प्रधानी का चुनाव, जैसे मैं आपसे बोलूं आपके गांव में, आपको कम से कम आजकल स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे गांव में 1400 वोटर हैं, तो आपके गांव में भी वोटरों की एक संख्या होगी औसतन। मान लेते हैं, देखो भारत में चुनाव के एक तरीका तो है एफपीपीएस, इसको कहीं किनारे पर नोट करना ताकि आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो, कभी भी चुनाव की बात हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द एपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पोस्ट सिस्टम भी बोलते हैं, पोस्ट वोटिंग भी इसको हम कहते हैं। ये एफपीपीएस क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना और समझ में आएगा आपको। आपके गांव में मान लेते हैं 1000 वोट है, कितनी 1000 वोट है, और ग्राम प्रधान का चुनाव है। ग्राम प्रधान का चुनाव है, देखना अब आप अपने गांव में देखना आपके गांव में कितनी वोट है और जो भी ग्राम प्रधान है उनको कितने वोट मिले थे। अब इसमें चुनाव में जो है आपका 5 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए व्यक्ति को यहां पर वोट मिले हैं 250, बी व्यक्ति को यहां पर वोट मिले हैं 160, सी व्यक्ति को यहां पर वोट मिले हैं 75, एक कैंडिडेट था। इस व्यक्ति को जो यहां पर वोट मिले हैं आपका, वो मिले हैं आपका 240, और ई व्यक्ति को भी कुछ वोट मिले हैं, और बढ़ा लीजिए लोग, ई एफ जी और भी उम्मीदवार कर लीजिए। किसी को यहां पर 40 वोट मिल गए, किसी को यहां पर 15 वोट मिल गए, 6, ठीक है। इतने लोग लड़ रहे थे, हमने मान लिया आपका 10 लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ कुछ वोट मिले। लेकिन सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले, जिसको अधिक मत मिले, वो कौन व्यक्ति है? लिखें जरा, आपको समझ पा रहे हो ना, अधिक मत किसको मिले, सबसे ज्यादा वोट। तो प्रधान कौन व्यक्ति बनेगा? ए। प्रधान कौन बनेगा? ए व्यक्ति प्रधान बनेगा, छोटी सी बात है। आपको एक बात और देखनी है, इसका दूसरा पक्ष देखिए, इस पर आप कैसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या कमी है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रधान को वोट नहीं डाला, उनकी संख्या क्या होगी बताएंगे। यानी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, इसकी जीत हो गई, लेकिन गांव का प्रधान जो है वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसको सिर्फ कितना 250 लोग चाहते थे वो प्रधान बने, और कितने लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रधान बने? तो 750 लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रधान बने। है कमाल की बात या नहीं? बोलेंगे? आप कहेंगे जी भैया। यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर आप सवाल उठा सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिताऊ उम्मीदवार हो गया, जीतने वाला, जिसको लगभग 3/4 लोग, 75% लोग चाहते थे कि गांव का प्रधान ना बने, और सिर्फ 25% लोग चाहते थे कि गांव का प्रधान बने। अब क्या करें फिर ऐसा? क्या अब कैसे पता चले कि भैया बहुमत, यानी कि 500 से ज्यादा, 50% से ज्यादा मिलना चाहिए ना वोट, तभी तो समझ में आएगा कि भाई 501 वोट मिले, आधे से ज्यादा गांव चाहता था। तो क्या बार बार चुनाव करवाए जाए? यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया, बार बार चुनाव तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पता चले अगली बार 300 मिले, अगली बार 350 वोट मिले, तो क्या बार बार चुनाव होंगे? तो आप कहेंगे नहीं। इसी खामी को दूर करने के लिए आया है एकल संक्रमणीय मत, जिसमें साथी एक ही बार में कई चुनाव हो जाते हैं। एक ही बार में कई चुनाव कैसे? जैसे चुनाव में एकल संक्रमणीय मत में क्या होता है, थोड़ी सी समझ कर रखिए, राष्ट्रपति शासन में पढ़ेंगे। जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं चुनाव में, और 4 उम्मीदवारों में आपको क्या देनी पड़ती है? प्राथमिकता की। भैया मैं चाहता हूं कि पहले नंबर पर तो ये व्यक्ति देश में या कहीं भी ये चुनाव जीते। आप दूसरी प्राथमिकता भी देंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि ये ना जीते तो फिर कौन जीते, तो आप कहेंगे 2। आप कहेंगे भैया मैं चाहता हूं कि बी भी अगर ना जीते, तो आप कहेंगे मैं चाहूंगा डी जीते तीसरे नंबर पर, और सी को आपने रख दिया चौथे नंबर पर। यानी आपसे कितने मूल्य ले लिए उन्होंने मत के? वहां पर आपने 1 वोट डाला था, आपका 1 वोट काउंट हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व में फिर इसी की बात है कि आपके वोट का मूल्य लगाया जाता है, उसको हम राष्ट्रपति में समझेंगे कि एक व्यक्ति के वोट का मूल्य दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा हो सकता है। जैसे यूपी के एक विधायक के मत का मूल्य किसी अन्य राज्य के विधायक के मत के मूल्य से ज्यादा हो सकता है, वो फिर जनसंख्या पर निर्भर करता है। मैंने छोटी सी बात बताई एफपीपीएस में चुनाव कैसे होते हैं, और एकल संक्रमणीय मत में क्या होता है, सिर्फ इतना अभी आप जान लीजिए कि इसमें क्या है, प्राथमिकताएं दी जाती हैं, और उन प्राथमिकताओं के आधार पर क्या होता है, सबकी स्लिप इकट्ठी की जाती है कि भैया ए को बनाने वाले लोग कितने थे, बी को चाहने वाले लोग कितने हैं पहले नंबर पर। किसी ने तो इसको बी को पहली प्राथमिकता भी दी होगी ना, किसी ने सी को पहली प्राथमिकता दी होगी, किसी ने डी को पहली प्राथमिकता दी होगी, तो पहली प्राथमिकता पर सबसे ज्यादा कौन है? कोई एक तो आएगा, यस और नो, और कोई एक आएगा तो कोई एक सबसे कम वाला भी होगा, पहले उसको रेस से बाहर करते हैं कि इसको तो सबसे कम लोगों ने चुना है।
फिर बचता है 3 के बीच में कंपटीशन। फिर देखा जाता है इन तीनों में अब कोई ये मान के चलो डी चुनाव से बाहर हो गया, रेस से बाहर हो गया। तो जिन्होंने डी को पहली प्राथमिकता दे रखी थी, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना, लेकिन उनका कैंडिडेट ही बाहर हो गया, तो फिर इन तीनों के बीच में सबसे कम देखा जाता है। फिर देखा जाता है लास्ट में बहुमत आएगा। थम्स अप करके बताएं। नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करनी है, 250 वाले ने पौवा दिया होगा सर। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। ये एक खामी है, आपको स्पष्ट रूप से दिखी होगी कि ये एक कमी है ना। तो ऐसे हमारा चुनाव होता है, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत, जो संविधान सभा के लिए भी था। अगली बात पर आते हैं। यहां पर क्या बात मैंने आपको बताई थी, कि 296 सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी, वो 93 होगी। इससे आगे जानना है हमको, इससे आगे नोट करें। जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए वो कितनी सीटों पर हुए थे बताएंगे? संविधान सभा के लिए चुनाव मैंने आपको बताया था, आंसर आए जरा। चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? आप कहेंगे भैया जो इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 296 सीट्स पर। कितनी सीटें हैं भाई? इलेक्शन कितनी सीटों पर हो रहा है? 296 पर जो निर्वाचित होंगे। और इन 296 में क्या स्थिति थी? कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? यहां पर कांग्रेस के पक्ष में आई थी आपका 208 सीट्स, 208 सीट्स। यार इस पर पेन ठीक नहीं चल रहा है, वैसे ऐसे कर रहा है, इंक नहीं होती है इसमें। मुस्लिम लीग को भैया कितनी सीट मिली थी? मुस्लिम लीग को भैया मिली थी यहां पर आपका 73। और जो अन्य थे, अन्य का मतलब अन्य बाकी लोग थे। अन्य में क्या था कि कुछ की तो आपकी पार्टी नहीं थी, 8 तो ऐसे थे निर्दलीय। निर्दलीय का क्या मतलब होता है? जो किसी पार्टी से नहीं हो। और 7 थे आपका क्या बोलेंगे, छोटी पार्टियों से, अनुसूचित पार्टी जैसी पार्टियां यहां पर थी। 7 थे छोटी पार्टियों से। यानी अन्य लोगों की कुल संख्या कितनी थी मैं आपसे पूछूं? संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें अन्य लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो कितने थे? 15। तो इस तरह मिलाकर के ये कितनी हुई? 296 सीट हुई, 296। ओके, याद रखेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, कल मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि जब मुस्लिम लीग ने अपना जो प्रचार किया वो किस बात पर किया कि जो लोग अलग से पाकिस्तान चाहते हैं वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें। और कितना परसेंट वोट मिला था मुस्लिम लीग को? कितना परसेंट वोट मिला था? 87%। यानी जितनी सीटें उनके लिए रिजर्व्ड थी उन्होंने लगभग जीत ली थी। अच्छा भैया रिजर्व सीटें भी थी कुछ क्या? हाँ जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको कहीं किनारे पे लिखना। संविधान सभा में जो सीटें रिजर्व थी, संविधान सभा का जो चुनाव हो रहा था इसमें जो सीट थी वो कैसे थी? सीट जो आरक्षित थी आपका, ठीक है, कैसे थी आपका? इसमें आपका पूछे सामान्य वर्ग के लिए कितनी थी? जनरल कैटेगरी के लिए सामान्य अर्थात साधारण, सामान्य ही लिखें तो ज्यादा ठीक है। साधारण बोलेंगे, जर्नल लिख सकते हैं ना, जर्नल लिख देता हूं भाई, जनरल। जनरल के लिए कितनी सीट थी भैया? जनरल के लिए यहां पर सीट थी 213, 213। दूसरा मुस्लिम लीग के लिए कितनी सीट थी यहां पर? 79। उनमें से कितनी जीत गए वो? 73, 87% वोट इनको मिला। और आपका मुस्लिम लीग के अलावा जो आरक्षित सीट थी आपका सिखों के लिए 4 सीट थी यहां पर। सिखों के लिए कितनी सीट रिजर्व थी? 4 सीट रिजर्व थी। और आपका महिलाओं के लिए कितनी सीट थी? महिलाओं के लिए आपका 15। इसलिए संविधान सभा में कितनी महिलाएं हैं? 15 हैं रिजर्व महिलाओं के लिए, तो महिलाएं तो आएंगी। एससी के लिए जो सीट थी वो थी आपका 26। एससी बोले तो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए सीट थी आपका 33। देखो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। संविधान में जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की तो महिला आपका कुल पूछे तो 15 है, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? छोटे से शब्दों में लिखें, फर्स्ट मीटिंग में जो महिलाएं थी भैया उनकी संख्या थी 10। कितनी? 10। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को, आज ही हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसमें कभी भी महिलाओं की संख्या पूछे तो आप कहना 8। यहीं पर एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने साइन किए थे? ये बड़ा विवाद का विषय है। साइन 8, एसएससी के द्वारा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लिख के आएंगे 8। यहां पर एक प्रश्न और आता है कि भैया ये 11 महिलाएं भी तो कही जाती हैं, कि भैया 11 भी तो कहीं पड़ी जाती हैं। दरअसल में कई विश्लेषकों ने इस पर वीडियो भी बनाई है कि उन्होंने संविधान सभा में जितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा में कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, तो आप कहोगे 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो 284 मेंबर्स ने साइन किए थे। 284 मेंबर्स ने साइन किए थे, 284 लोगों ने। तो जब उनके साइन गिने जाते हैं तो वहां पर महिलाओं की संख्या जो है, क्योंकि अब सबने अपनी अपनी भाषा में साइन किए, किसी ने इंग्लिश में, किसी ने हिंदी में, किसी ने बंगाली में। तो बहुत बार मैंने भी कई बार देखा है वीडियोज के माध्यम से कि कई लोगों ने उनकी संख्या गिनवाने का प्रयास किया है, वो 9 और 10 तक की संख्या तक भी लोग उसमें पहुंचे हैं। कहते हैं कि 11 लोग हैं इसमें, लेकिन स्पष्ट रूप से जो आयोग ने पूछा गया है उसमें उत्तर आपका या तो 8 या 11 दिया होता है। तो आप प्रश्न को हमेशा ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चा, ये आप हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में देखेंगे क्या होगा अगर वोट बराबर हो जाए। सर आपने नायक सीरीज में, हाँ वही मैं बता रहा हूँ अभी भी, नायक सीरीज में हमने इसको 11 बताया था, क्यों बताया था 11 उसी का कारण हम अभी बता रहे हैं। याद रखेंगे, परीक्षा में जब आएगा तो आप देखेंगे दोनों विकल्प होंगे, तो उस पर फिर तो बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन जो आयोग द्वारा माना गया है उत्तर प्रदेश, अभी मैंने एक बात बोली उसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, मैंने एक स्टेटमेंट अभी गलत बोल दिया था। उत्तर प्रदेश आयोग ने जब कभी भी इस प्रश्न को पूछा है तो उन्होंने इसका उत्तर माना है आपका 8 और एसएससी के द्वारा इसका उत्तर माना गया है 11।
लिख लीजिए अपनी कॉपी पर इसको, तो आप देख लेना आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आपको रिसोर्स लगाना पड़ेगा, फिर पिछला प्रश्न पूछा जाएगा तो। ओके, कोई दिक्कत? बोलेंगे आगे आएंगे। क्या बोलेंगे यहां पर? हमने बोला ये आरक्षित सीट हो गई और इसीलिए महिलाएं कितनी गई? आपका 15 गई। अब आते हैं हम संविधान सभा की पहली बैठक पर। पहली बैठक कब हुई थी आपको बताना है। पहली बैठक से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पिछले अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी उसका गठन कब किया गया था? तो आप बोलेंगे एंट्रीम गवर्नमेंट गठित की जा चुकी थी भैया। एंट्रीम गवर्नमेंट को जो फॉर्म किया गया था वो किया गया था 2 सितंबर 1946 को। तो अंतरिम सरकार में नेहरू जी को क्या बनाया गया था? अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के विवेल। जिन साथियों को नहीं पता हो वहां हमने शायद इस बात को क्लियर भी नहीं किया, आप अभी जाने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? एंट्रीम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष उस समय भारत में वाइसराय जो था वेवेल, वेवेल उस समय पे अध्यक्ष था। और अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंट्रीम गवर्नमेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आपका पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो आपका उसके उपाध्यक्ष थे। कितने सदस्यों की सरकार थी? 14 मेंबर्स की एक एंट्रीम गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था 3 मुसलमान व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 मुसलमान व्यक्ति उसमें थे, ठीक है। यूं तो अगर मुस्लिम लीग से बात करें तो 5 सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति 3 थे। अच्छा, यहीं पर कहने की बात है कि संविधान सभा की पहली बैठक, एक स्टेटमेंट लिखें और अच्छा समझ में आएगा। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को दिल्ली के असेंबली हॉल, जिसको हम सेंट्रल हॉल बोलते हैं। असेंबली इसीलिए क्योंकि वहां पे आपका सभा बैठी हुई थी। असेंबली हॉल, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हॉल, ठीक है। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई, ठीक है। क्या बोलेंगे? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9th of December 1946 इन दिल्ली, सेंट्रल हॉल। टाइम आप लोगों को याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ये जो 9 दिसंबर है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, यहां की कुछ बातों पर हम बात करेंगे। अब देखो इस समय तक भी क्या भारत की अपनी सरकार है? आप कहेंगे नहीं, अंतरिम सरकार है। अब अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष है वेवेल, वेवेल क्या चाहता है? वेवेल चाहता है कि वह संविधान सभा का उद्घाटन करे, यानी कि जब ये लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर जो आपका सेरेमनी हो उसको मैं ऑर्गेनाइज करूं। लेकिन नेहरू जी ने विरोध कर दिया कि भाई नहीं, अंग्रेज इसमें नहीं चाहिए, हमको कोई इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो वेवेल तो इतना नाराज हो गया था कि कहते कि वेवेल एक दिन के लिए दिल्ली छोड़ के चला गया। वेवेल की नाराजगी हुई कि भाई हम तुमको उद्घाटन नहीं करने देंगे। और इसी दिन सबसे बड़ी घटना क्या क्या हुई, उनके कुछ बिंदु हैं, नोट करेंगे। यहां पर 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने, क्यों भैया? कितने आए थे निर्वाचित होकर के? 296 भैया। 217 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग। 217। देखो यहां पे बहुत बच्चे गलत आंसर कर देते हैं। कभी भी पूछे प्रथम बैठक, ये 207 सदस्य मैं बता रहा हूं फर्स्ट मीटिंग के। कभी भी सत्र आपसे पूछे तो 211 लिखना। पूछे पहले सेशन में, प्रथम सत्र में कुल कितने लोग आए थे, इसको कहीं किनारे पे लिख लो। फर्स्ट सेशन आपसे पूछे, क्योंकि सत्र कई दिन तक चलता था, तो 4 लोग और सत्र में इधर उधर आए थे आपका 211। प्रथम सत्र में 211 लिखना है और प्रथम बैठक में 207 लिखने हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या भैया, 296 में से 207 क्यों है, बाकी लोग कहां गए? तो याद रख लेना, मुस्लिम लीग, एमएल मतलब होता है मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, मतलब बॉयकॉट कर दिया इसको। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर लिया। अब देखो मुस्लिम लीग बॉयकॉट क्यों कर रही है? मुस्लिम लीग के बॉयकॉट करने का कारण था कि 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये बात आ गई थी कि 2 देश जो होंगे ना उनके अलग अलग संविधान हो सकते हैं। तो अब मुस्लिम लीग क्या चाहेगी कि भारत वाले संविधान में पार्टिसिपेट करें। आप क्या समझते हैं, यस और नो? 2 देश जो हैं वो अलग अलग अपना संविधान बना सकते हैं। ये बात हुई थी आपका कब? 6 दिसंबर 1940 को, और उसके 3 दिन बाद ये बैठक थी। तो आप कहेंगे मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करेगी, लेकिन फिर भी जो ये संविधान सभा है इसने वेट किया कि मुस्लिम लीग एक ना एक दिन मान जाएगी और मुस्लिम लीग आकर के इस संविधान सभा को जरूर ज्वाइन करेगी। और ये जिम्मेदारी दी गई थी, याद रखना, पूछा जाता है संविधान सभा में मुस्लिम लीग को राजी करने के लिए, या बोले मुस्लिम लीग को मनाने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई थी? मुस्लिम लीग को मनाने के लिए BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को जिम्मेदारी दी गई थी। भैया तुम्हारा ये काम है कि कैसे भी करके तुम मुस्लिम लीग को मनाओ। क्योंकि भैया BN राव ही क्यों? BN राव इसीलिए क्योंकि BN राव
जिन्ना के बहुत करीबी थे, और मैं कहूं जिन्ना के फास्ट फ्रेंड्स में से एक थे, जिन्ना के करीबी लोगों में से एक थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग वाले कितने सदस्य थे भैया? तो उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने तो बॉयकॉट ही कर दिया, देसी रियासतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। देसी रियासतों ने, इनकी स्थिति अभी क्लियर ही नहीं थी क्या करें, किधर वाले में करें। देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। इनका भी इंतजार होगा कि भैया एक दिन ये भी मानेंगे। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, क्या बोलेंगे? डिडंट पार्टिसिपेटेड। पूछेगा आपसे, पहली बैठक का बहिष्कार किस संगठन ने किया था? मुस्लिम लीग ने। किसने भाग नहीं लिया था? दोनों बातों में अंतर है। बहिष्कार और मतलब इन्होंने ये इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्थिति तय नहीं है। और याद रख लेना, फ्रांस की परंपरा के आधार पर, चौथा मुख्य बिंदु लिखें, फ्रांस की परंपरा के आधार पर, ऑन द ट्रेडिशन ऑफ फ्रांस के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष, मतलब कि टेम्पररी प्रेसिडेंट, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे भैया? वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और इनके जो नाम का ये जो सुझाव है, ये जो सजेशन दिया था, ये दिया था जेबी कृपलानी जी ने। पूछा जाता है उनके नाम का सुझाव किसने दिया था? देखो, अभी फ्रांस की परंपरा क्या है, फ्रेंच ट्रेडिशन क्या है, लिखें, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच ट्रेडिशन द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट will be Dr. Sachidanand Sinha and his name suggested by J.B. Kripalani. ओके, अब ये फ्रांस, देखो जब कोई भी सभा बैठेगी तो उस सभा की अध्यक्षता कोई ना कोई करेगा, हाँ या ना? सर फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था 211 ने या 207 ने? बच्चों यही तो मैंने आपको अभी बताया। मीटिंग पूछे तो 207 और सेशन पूछे, सत्र पूछे तो 211। अब तुम लोग काम नहीं करते हो, कल नहीं बताया, सुनने पे ज्यादा गौर देना है, बोलने पे नहीं। तो वहां पे क्या होता था कि बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर के ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि अध्यक्ष ये होने चाहिए, इनको ज्यादा नॉलेज है, ये होने चाहिए। लेकिन फ्रेंच में या अमेरिका में भी ये रहा, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, कि वहां पर क्या किया गया था फ्रांस में, कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो क्या कारण रहा सच्चिदानंद सिन्हा जी के चुने जाने का कारण? कि वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन सभी लोगों में। तो जेबी कृपलानी जी ने बोला कि फ्रेंच जो परंपरा है उसके आधार पर हमको सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुनना चाहिए, और सच्चिदानंद सिन्हा जी हो गए पहले अस्थायी अध्यक्ष। और जो पहला यहां पर स्पीच जब सच्चिदानंद सिन्हा जी का हुआ, आप समझ सकते हैं ये अस्वस्थ व्यक्ति थे, मतलब इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। और इनका जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था मेरी तरह, तो याद रखना, जब इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो ये अपना एक लिखित जो इनको भाषण वहां पर पढ़ना था, तो लिखित भाषण जब इनको पढ़ना था तो इन्होंने ये बोल दिया था कि भाई जरूरी नहीं है कि मैं अपनी इस स्पीच को पूरा कर भी पाऊं या नहीं कर पाऊं, और अगर मैं अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा कि बी एन राव इस स्पीच को पूरा करेंगे, मतलब स्पीच तो पूरी होगी, या तो मैं पूरी पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाया तो बेनेगल नरसिंह राव पढ़ेंगे। इतने अस्वस्थ थे, आप समझ सकते हैं, इतने बुजुर्ग व्यक्ति थे। और फिर उन्होंने पूरी संविधान सभा का जो धन्यवाद व्यक्त किया वहां पर खड़े होकर के, और उन्होंने कहा कि हम सभी देशों के संविधानों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में उन्होंने अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका का संविधान कब बना था बताएं जरा? 1787 में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, कहीं किनारे पे लिखो अपने नोट्स में, 1787 में अमेरिका के संविधान के बनने के लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। तो 1787 उन्होंने फिलाडेल्फिया सम्मेलन का भी यहां पर जिक्र किया। उन्होंने बोला कि भाई हम अब भारत के संविधान में सभी आदर्शों को, सभी देशों के संविधानों का अध्ययन करके, और हम एक गरिमापूर्ण, मतलब इस देश के व्यक्तियों के लिए जो संविधान होना चाहिए उसको हम बनाएंगे। मतलब अंततः उसमें क्या होना चाहिए? जनता यानी कि लोगों में निहित संविधान होना चाहिए, उनको सेंटर पे रख के लोगों को तब सोचना है हमको। तो ये पहली मीटिंग में ये सारी घटनाएं हुई। अब देखो यहां पर क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर लिया, तो चर्चिल जो था, चर्चिल ने इस पर टिप्पणी की, एक बड़ी बात है, चर्चिल की एक टिप्पणी है, उसको लिख लेना। चर्चिल ने कहा था, इसको पहली मीटिंग को उसने कहा था, ये ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब एक पार्ट गायब है ना, तो चर्चिल तुम्हें समझ रहे, चर्चिल चाहता ही नहीं है कि कुछ अच्छा हो, तो उसने कहा ये ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी भैया ब्राइड, क्या बोलेंगे, ब्राइड ही नहीं है। ये एक ऐसी मैरिज है जिसमें आपका ब्राइड गायब है, दुल्हन ही गायब है, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसके बिना शादी कर रहे हैं। तो चर्चिल ने ऐसी टिप्पणी की। फिलहाल बात यह है कि पहली मीटिंग के दिन क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया कि वेवेल चाहते थे उद्घाटन करें, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं हम खुद करेंगे। और फाइनली सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको अध्यक्ष चुना गया। अगली बात, यहां पर अगली बात क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो उसकी डेट आप मुझे बताएं, और दूसरी बैठक के क्या की पॉइंट्स रहे? दूसरी बैठक हुई थी आपका सेकंड मीटिंग। अच्छा ऐसे सब तो लिख सकते हो ना, इनको तो इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड मीटिंग, इतने समझदार तुम हो गए, क्या लिखने की जरूरत है? अरे भैया लिख ही दो, क्या जाता है तुम्हारा, कुछ घिस थोड़ी ना जाएगा। 11 दिसंबर 1946, 11th ऑफ दिसंबर 1946 को, यानी कि कहने का मतलब पहली हुई 9 को, तो 9, 10 और 11 तीसरे दिन तक सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे। उनकी बड़ी तारीफें हुई, उन्होंने लोगों को बड़ा मोटिवेट किया काम करने के लिए। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या क्या यहां पर बातें हुई? पहली बात, स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए थे, यहां पर परमानेंट मेंबर, स्थायी अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए, राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ठीक है। यानी कि परमानेंट मेंबर विल बी, परमानेंट मेंबर बोलो प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट विल बी आर प्रसाद, और यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर साथी जो आपका उपाध्यक्ष चुने गए, उपाध्यक्ष याद रखना, यहां पर दो टर्म आती हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? जिनको चुना गया था, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा, वो थे आपका यहां पर कौन? वो थे आपका क्या बोलेंगे, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ओके। लेकिन दूसरी टर्म आएगी, जब तक ये स्थायी उपाध्यक्ष नहीं हुए थे तब तक एक उपाध्यक्ष आपका मनोनीत भी हुए थे। अभी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, एक आयोग ने बड़ा शानदार प्रश्न पूछा है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उपाध्यक्ष मनोनीत कौन थे? तो मनोनीत का मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट थे। नॉमिनेटेड कौन थे? नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड थे आपका एफ.आर. एंथनी, जिनको हम फ्रैंक एंथनी के नाम से जानते हैं। फ्रैंक एंथनी, ये बंगाल विधानसभा से थे, फ्रैंक एंथनी, ठीक है। यहां पर तीसरी बात आती है, संविधान सभा के सलाहकार, सलाहकार कौन चुने गए थे? यानी कि जो एडवाइजर थे, जो सलाह देने का काम करेंगे, वो कौन है? वो बी.एन. राव, अर्थात बेनिगल नरसिंह राव, जिनको मुस्लिम लीग को मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। क्या मुस्लिम लीग मान गया था? आप कहेंगे नहीं भैया, कैसे मान जाता, अंग्रेजों ने जब घोषणा ही ऐसी कर दी। तो कहने का मतलब है कि चेयर पर हेड करने के लिए प्रमुख व्यक्ति आए, आपका स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद जी को, यूनानिमसली सबके मत से चुना गया उनको, और सब लोगों ने इनका वेलकम किया। और इनके वेलकम में आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी बहुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, तो मतलब इनका मैट्रिकुलेशन हुआ था 1902 के, और हमेशा ये आपका प्रथम श्रेणी के छात्र थे। तो इनकी तारीफ में जो भाषण पढ़ा था वो पढ़ा था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था कि यहां सेंट्रल असेंबली में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सभी में सबसे ज्यादा नजदीकी मेरी राजेंद्र प्रसाद से रही है, और मैं पिछले 44 वर्षों से इन्हें जानता हूं, 44 ईयर्स एगो। और उन 44 वर्षों में मैं इनके बारे में क्या जानता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने इनके मैट्रिकुलेशन में इनके प्रथम श्रेणी प्राप्त होने से लेकर के बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि इनको वायसराय के द्वारा हाईकोर्ट के चीफ जज बनने का जो ऑफर आया था उसको इन्होंने ठुकरा दिया, और उस पर मेरी नाराजगी थी। सच्चिदानंद सिन्हा बोल रहे हैं इस बात को, कि मेरी नाराजगी इस बात पर इसलिए है कि अगर ये न्यायपालिका में चले जाते तो उस न्यायपालिका को ये दुरुस्त कर देते। आप समझना, मैं इन शब्दों के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं राजेंद्र प्रसाद जी किस छवि के व्यक्ति थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। और भी उन्होंने बहुत लंबा स्पीच पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये किसी खड्गधारी की तरह, खड्गधारी मतलब हथियार धारण किए हुए व्यक्ति की तरह काम यहां पर नहीं करेंगे। खड्ग बोलते तलवार को। मुझे इनसे पूरी अपेक्षा है कि ये किसी पुरुषधारी देवदूत की तरह काम करेंगे। पुष्पधारी मतलब फूलों को धारण किए हुए। अच्छा, इनकी दूसरी विशेषता चलिए, यहाँ पे फिर नंबर आया था सरोजिनी नायडू जी का। सरोजिनी नायडू जी ने तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम रूप से बोल रही हूँ, और मैं महिला हूं इसलिए अंतिम नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो अंत में बोली थी। कहते हैं इनके इस शब्द को सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एकदम से कैप्चर कर लिया था। उन्होंने कहा नहीं, आखिरी बात नहीं, आखिरी बात तो आखिरी बात होती है। तो सरोजिनी नायडू जी ने भी यहाँ पर इनकी तारीफ की कि मैं अगर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ कहना चाहूं तो उसके लिए मुझे सोने की कलम चाहिए और शहद की स्याही चाहिए, यानी इंक ऑफ हनी एंड पेन ऑफ गोल्ड। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई स्याही नहीं है जो राजेंद्र प्रसाद जी की तारीफ को लिख पाए। तो थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहे हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में कि एक महान व्यक्तित्व थे। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे सबके बारे में बहुत विस्तार से। तीसरी बैठक पर आते हैं। तीसरी बैठक कब हुई थी बताएंगे? तीसरी बैठक यानी थर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन, तीसरी बैठक 9, 11 और 13। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। थर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 13th of December 1946। इसमें क्या हुआ था जरा बताएं? यहां पर सबसे बड़ी बात हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। मेरा आपसे प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने समर्थन दिया था? फटाफट से आंसर करें, बड़ा चर्चित प्रश्न है, आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, यानी कि हम कहेंगे यहां पर क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, नोट करना। लिखा किसी ने सबसे पहले, समर्थन किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं। देखो प्रश्न भी नहीं सुन रहे, मैं नहीं कह रहा आपसे पेश किसने किया। यहां पे दो चीजें आएंगी आपका, इसको पेश यानी प्रेजेंट किसने किया था, तो पेश किया था इसको नेहरू जी ने। आपने मेरा प्रश्न ही नहीं सुना, आप तो कह रहे थे कल सारे लोग कि भैया सुनेंगे।
मैंने तो बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि इसका समर्थन किसने किया कि भाई नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन मार्क किए गए थे। क्वेश्चन मार्क ये किए गए थे कि भाई नेहरू जी ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मुस्लिम लीग एग्री हो जाए, और मुस्लिम लीग को मनाने के लिए इस तरह का उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने लिखा है। क्या बोलेंगे यहाँ पर? पेश हुआ पंडित नेहरू ने, और इसको जो समर्थन यानी सपोर्ट दिया था वो दिया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ये दोनों बातें याद रख लेनी है। पुरुषोत्तम दास टंडन, इसको समर्थित किया पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। और देखो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि ये जब पेश हुआ तो क्या इसी दिन इस बात पर सहमति बन गई थी? क्या इसी दिन इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था? आप कहेंगे नहीं भैया, जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ तो वहां पर सब लोगों ने बोला कि भाई अभी भी क्या है कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया है, देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया है, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, और उसका इंतजार इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यही बाद में किसका प्रियम्बल का आधार बना, हमारे देश की उद्देशिका का आधार यही बना। तो उन्होंने कहा जब हम किसी संविधान को तैयार कर रहे हैं और उसकी उद्देशिका जो है वो संविधान का दर्शन होता है, तो हमें अभी वेट करना चाहिए, थोड़ा सा हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जैसा गांधी जी कह रहे हैं कि हमको थोड़े इंतजार के बाद में चीजें करनी चाहिए, हमको उन लोगों को मान लेना चाहिए। लेकिन क्या बोलेंगे, थोड़ा इंतजार हुआ इसी चक्कर में, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है याद रख लेना, इसको स्वीकृति कब मिली थी? इसको जो अप्रूवल मिला वो कब मिला था? वो मिला भैया आपका 22 जनवरी 1947, मुस्लिम लीग का वेट करने के बाद में 22 जनवरी 1947 को जो इसको स्वीकृति मिली है, इसी को कहा जाता है भारत के इतिहास में या संविधान में कि संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ। संविधान का दर्शन, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, संविधान का दर्शन अनुप्राणित कब हुआ? चक्कर मत खा जाना उसको देख के। अनुप्राणित होने का क्या मतलब होता है? मतलब प्राण डल गए, कहने का मतलब है द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम टू लाइफ। इस बात का क्या मतलब है? देखो इतना आप जानते हैं, यही यस और नो लिख के बताना मुझे कि यही जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, बाद में यही हमको संविधान में किसमें प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलता है, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? बच्चा धैर्य रखेंगे, अभी बात करें भैया उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। बेटा बात करेंगे, अभी अभी थोड़ा धैर्य रखा करो। मैंने आपको क्या सिखाया पहले दिन? आपको पेशेंस की जरूरत होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिस दिन ये विषय खत्म होगा आपको समझ ना रहे उसकी। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, पहली चीज तो याद रख लेना, इसमें क्या था आपका, इसमें 8 आर्टिकल थे। कितने? 8 इसमें अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद थे, पहली बात। दूसरी बात याद रख लेना है, यह है उद्देशिका का आधार बना। उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, और किसी भी देश के संविधान को जानना है उसकी उद्देशिका को पढ़ लो। आधार बना, यह उद्देशिका का आधार बना। ठीक है, क्या बोलेंगे? उद्देशिका का आधार बना, यानी इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रियम्बल। छोटी सी बात, जिन लोगों को नहीं पता है वो याद रख लेना, संविधान का जो दर्शन है, किसी भी देश का जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में आपको पढ़ना, तो उसका आप बस प्रियम्बल पढ़ लो, समझ जाओगे इनमें किन चीजों को शामिल किया गया है इस देश के संविधान में। संविधान का जो दर्शन है, जो क्या फिलॉसफी है, संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। संविधान का दर्शन प्रस्तावना में होता है। क्या बोलेंगे? प्रियम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आज आपने, एक बात बताइए मुझे, आपने हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए उसके जो शुरुआती शब्द हैं वो क्या है, या मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं उसका शुरुआती शब्द क्या है? सिर्फ शब्द लिखना है एक, यहां से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तय होगा। तो क्या बोलेंगे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। इस दिन क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, उसको एक्सेप्टेंस मिली 22 जनवरी 1947 को, और इसी दिन संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ। और किसी भी उद्देश्य प्रस्ताव यही आगे चल के उद्देशिका का आधार बना, और संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। बहुत सारे लोगों ने लिखा वी, ये बड़ी बहस का कारण था। पूछा गया कि भाई भारत का संविधान, हम भारत के लोग, क्योंकि जब बाबा साहब ने इसको पढ़ा संविधान को, तो संविधान को जब बाबा साहब ने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने बोला हम भारत के लोग, तो वहां पे बैठे हुए थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बीच में टोक दिया। उन्होंने कहा हम भारत के लोग, यह संविधान सभा। और उनकी टिप्पणी इस बात को लेकर के थी कि पूरे भारत के लोगों का तो इसमें प्रतिनिधित्व ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैंने क्या बताया, संविधान सभा जिनसे चुनी गई वो कितने % हिंदुस्तानियों का वोट था? या सारे हिंदुस्तानियों के वोट से संविधान सभा चुनी गई थी? आप कहेंगे नहीं, 10%, मात्र 10% लोगों के द्वारा। तो इसी बात को लेकर के कटाक्ष किया उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल देकर निरुत्तर कर दिया। आप जानते हैं पूरी संविधान सभा में सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने कहा कि ऐसा ही अमेरिका को लेकर के पहले हो चुका है, और आप कभी अमेरिका के संविधान को पढ़ेंगे या वहां की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो अमेरिका का संविधान भी शुरू होता है वी द पीपल। अमेरिका के संविधान के पहले शब्द कौन से उसकी, आपका प्रियम्बल के, वी द पीपल। और हमारे यहां क्या बोल गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम शब्द से शुरू हुआ, वी शब्द से शुरू हुआ।
तो इस तरह उन्होंने उनको निरुत्तर कर दिया। ओके, देखो अब जब ये संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ, मतलब कि हमारा संविधान कैसा होगा, फिलॉसफी का मतलब क्या है आपका कि उसमें कौन कौन सी चीजें कंटेन होंगी। तो यहाँ पे कुछ बातें हुई थी, याद रख लेना। तो उन्होंने कहा था आपका इसमें पहली चीज जो होनी चाहिए वो लोक प्रभुसत्ता की बात होनी चाहिए। लोक प्रभुसत्ता, तो पूछ लेगा आपसे कभी भी उद्देश्य प्रस्ताव में लोक प्रभुसत्ता के बारे में स्टेटमेंट देंगे, लोक प्रभुसत्ता के बारे में जिक्र किया गया था, हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया, यानी पीपल सॉवरेनिटी पर जोर दिया गया। क्या बोलेंगे हम इसको और अच्छे से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। नोट करना भैया, ये सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी जो लोग होंगे उनकी प्रभुसत्ता यानी उनकी संप्रभुता की बात होनी चाहिए। लोगों को देख करके, कहने का मतलब है कि जो सत्ता का अंतिम स्रोत होना चाहिए वो लोगों में निहित होना चाहिए, यानी लोगों को सेंटर में या ध्यान में रख के ये संविधान बनाया जाए। दूसरी बात क्या की उन्होंने, धर्मनिरपेक्षता की बात इसी दिन हो गई थी। तो आपसे कभी भी पूछे भारत जो सेक्युलर हुआ इसके बारे में सबसे पहली बार कहां पर जिक्र आया, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। धर्मनिरपेक्षता की बात यहां पे की गई, सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इन्होंने यहां पर एक घोषणा कर दी, कोई भी जो धर्म होगा वो राजकीय धर्म नहीं होगा, कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या भारत का कौन सा धर्म है बताएंगे, कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या ऑफिशियली भारत में कोई धर्म है, हाँ या ना, आधिकारिक रूप से कोई धर्म है हमारे यहां, कोई ऑफिशियल रिलीजन है, इसी को बोलते हैं सेक्युलर होना, इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष होना। यानी किसी धर्म विशेष की तरफ झुकाव नहीं होगा और सभी धर्मों के लिए सम्मान होगा, सभी धर्मों के लिए जगह होगी। बात क्लियर है, भारत कैसा देश, धर्मनिरपेक्ष होगा, ये बात उद्देश्य प्रस्ताव में की गई। तीसरा बिंदु भी आप अपने नोट्स में लिखिए, यहां पर तीसरी बात की गई थी सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की बात की गई कि भाई समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए, अर्थात सोशल जस्टिस को यहां बताया गया, सोशल जस्टिस लिख सकते हैं ना बच्चों क्लास में अपनी कॉपी में आराम से। चौथा, यहां पे संघवाद की बात की गई, संघवाद, संघवाद क्या होता है अपने शब्दों में लिखो जरा, फेडरलिज्म की बात की गई, क्योंकि मैंने संघवाद आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एकात्मक सरकार और जब संघवाद की बात होती है तो दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार का मतलब होता है समस्त शक्तियां एक ही कंट्रोल में हो, और जब संघवाद की बात होती है तो शक्तियों का क्या होता है आपका विभाजन होता है, जिसको हमने कहा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। और शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, संघ और प्रांत में। क्या बोलेंगे, संघ और प्रांत, दो शब्द हमेशा आपको लिखने हैं जब कभी भी मैं संघवाद कहूं तो, संघ और प्रांत, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा, ये बात भी यहां पर कही, इसको हम समझ चुके थे। और पांचवी बात की लोकतंत्र की, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी की बात यहां पर की गई। ये मुख्य बिंदु हैं जो इन्होंने आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। अच्छा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से मतलब होता है, देखो आपका मैंने आपको समझाया था राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में तो आपका लोग चुनते हैं कि राजा को, नहीं भैया, राजा का बेटा ही राजा बन जाता है, मोनार्की में यही होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। केंद्र स्तर के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे हमारे, यानी लोकसभा में कौन जाएगा, और राज्य स्तर अर्थात विधानसभा में कौन जाएगा, उसको कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। तो जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, इतना सा कॉन्सेप्ट है, रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। हालांकि वो संपूर्ण चीजों को कवर नहीं करता है लिंकन जी का भाषा, तो आप कहेंगे भैया कहने का मतलब यह है जनता में चीजें चुनाव की जब निहित हो, ठीक है। तो समझ गए कि नेहरू जी अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कैसी बात कर रहे थे। आज हमारे संविधान में आपको देखने को मिलता है सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, लोकतंत्र, ये सब देखने को मिलते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे, एक छोटी सी बात हमको बतानी थी अभी तक भारत स्वतंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे ये बताएं, हाँ या ना। आप कहेंगे नहीं भैया नहीं स्वतंत्र हुआ है, तो एक बिंदु आएगा उसको भी देखना है हमको, कि कहीं किनारे पे लिख लेना, कहीं मैं उसको भूल ना जाऊं, मुझे अभी हिट किया वो कि जब डिवीजन हुआ, विभाजन के बाद में, इस बिंदु को कहीं किनारे पे लिख लेना, विभाजन के बाद में जो सदस्य पहले कितने थे आपका, क्या बोलेंगे, सदस्य आपका कितने थे 296, 389, विभाजन के बाद कितने हो गए थे 299। और ये 299 कैसे हो गए थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश इंडिया वाला क्षेत्र था, उससे क्या, जो अब तक ब्रिटिश भारत था उससे तो कितने थे आपका, क्या बोलेंगे 229। और जो आपका प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी रियासत थी, भाई कुछ रियासत तो किधर हो गई आपका, क्या बोलेंगे, कुछ रियासत, देसी रियासतों से कितने थे आपका 70। अब ये ब्रिटिश भारत जो 229 है आपका, इसमें से कैसे थे आपका, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे तो थे, ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे इनसे तो चुने गए थे आपका 226, और जो कमिश्नरी थी उनसे 3 लोग रह गए थे। कितनी कमिश्नरी मैंने आपको बताई थी, आप कहोगे 4। थोड़ा सा लॉजिक और बुद्धिमान छात्र होने का थोड़ा सा परिचय दीजिए कि कौन सी कमिश्नरी कम हो गई होगी जो पाकिस्तान की तरफ चली गई, कि भाई पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा बनेगी उसमें आपका शामिल हो गई, वो कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र है। आपको याद है दिल्ली बताया था, दिल्ली आज भी भारत में है, अजमेर भारत में है, कुर्ग आपका साथी जिसको दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं आज भी भारत में है, कौन सी एक रही होगी, ये हुई ना बात, बलूचिस्तान। इसका मतलब आपने चीजों को ध्यान से समझा, तो बलूचिस्तान भारत के पक्ष में नहीं है, विभाजन के बाद की बात है, इसको नोट करके रखना है। ओके, तो 3 बैठकें हो चुकी हैं अब तक संविधान सभा की। अगली बात क्या हुई, संविधान सभा ने अपना काम किया, संविधान बना, और उस संविधान को फिर पढ़ के भी सुनाया गया बाद में,
याद रख लेना, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। कितने? वाचन का मतलब होता है रीडिंग्स। कुल 3 वाचन हुए, ठीक है। देयर वर, लिखेंगे, देयर वर 3 रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वाचन का मतलब क्या है? जब संविधान को लिखा गया तो उसको पढ़ा भी गया, फिर भी पढ़ के सुनाते हैं। कितने वाचन हुए थे? 3, जिसमें से पहला यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग थी, अर्थात जो पहला वाचन था, वो सबसे छोटा वाचन है। वो चला था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948। अगर आपको इनको विस्तार से जानना है कि क्या बहस हुई थी इस समय पे, बहुत बड़ी बहस है, लगभग 2000 से ज़्यादा बहस है, जैसा कि मैं भी आजकल ही पढ़ रहा हूँ, भारतीय संविधान की अनकही कहानी। तो उधर मतलब क्या आपका भारतीय संविधान की अनकही कहानी, ये लिखा राम बहादुर राय जी ने जिसमें मतलब ये बात थी कि वहां पर जो बहस हो रही थी, जो संविधान बन रहा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरोजिनी नायडू क्या कह रही थी, तो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से इस बात को जाना। जैसे मैंने कहा कि सोने की कलम चाहिए और आपका एक शहद की स्याही चाहिए, तो कभी जब भविष्य में आप और ज्यादा जानना चाहें तो उसको जानेंगे। पहला वाचन यहां पर हुआ। दूसरी रीडिंग की बात करते हैं। दूसरी रीडिंग वो चली थी 15 नवंबर से। सेकंड रीडिंग जो है वो 15 नवंबर से चली थी 1948 से कब तक? आपका 17 अक्टूबर 1949। तो कभी भी पूछे सबसे छोटा वाचन कौन सा है, या पूछ ले छोटा वाचन कौन सा था, तो आप कहेंगे पहला। सबसे कम टाइम के लिए, कितने दिन चलिए कुल, आपको देख पा रहे होंगे, बोलो भाई, 6 दिन चला है कुल, और ये लगभग 11 महीने चल गया था। ये सबसे बड़ा वाचन है। सबसे बड़ा वाचन कौन सा है, सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है तीनों में से? और तीसरा, ये अंतिम है। इसको पूछा था अंतिम वाचन कब से कब तक चला था, तो ये 14 नवंबर से चला था। क्या बोलोगे? जो तीसरा रीडिंग था, या जो थर्ड रीडिंग थी, या तीसरी जो वाचन थी, वो चला था आपका 14 नवंबर से, आपका 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिवस आप मनाते हैं, ये बच्चों नोट कर चुके? क्या बोलेंगे? 26 नवंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? तो आप कहोगे भैया 26 नवंबर जो है, ये है हमारा, क्या बोलेंगे, कानून दिवस, या इसी को हम बोलते हैं आपका विधि दिवस। ये भारत का आपका लॉ डे है, विधि दिवस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखो इस दिन हुआ क्या था। इस दिन आप बोलेंगे कि भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकार का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट कर लिया गया। तो कभी भी आपसे पूछे भारत का संविधान कब अडॉप्ट हुआ था, तो आपका आंसर होगा कि भैया वो अडॉप्ट हुआ था जिस दिन हम कानून दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? अंगीकार का मतलब क्या है? आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। आंशिक रूप से मतलब पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। तो शुरुआत में कितने अनुच्छेद लागू हुए थे बताएं भाई? पूर्णतः तो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन आंशिक रूप से, आंशिक रूप का मतलब क्या होता है? पार्शियली इंप्लीमेंटेड किया गया था इसको, पार्शियली इंप्लीमेंटेड। और यहां पर जो आपका अनुच्छेद थे वो सिर्फ 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको लागू किया गया था भारतीय संविधान के। कितने आर्टिकल? सिर्फ 16 अनुच्छेद। तो प्रश्न बनता है एक बार, 26 नवंबर 1949 को जब इसको पार्शियली इंप्लीमेंटेड किया गया था, यानी आंशिक रूप से लागू किया गया था, तो कौन सा अनुच्छेद लागू था या नहीं था? इस तरह से उसको कैटेगराइज करके आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद। और वो अनुच्छेद कौन कौन से थे अगर मैं आपको बताऊं? 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9 ये आर्टिकल लागू हो गए थे। एक आपका आर्टिकल 60 लागू हो गया था, एक 324, इससे शुरू होकर 326, नहीं 324 के बाद 366, 26 नहीं, तो 366, 326 तो बाद में आया ना, सार्वभौमिक जो व्यस्त मताधिकार है। 366, 367, 379, 367 एंड 380, 388 और 391, 391, 92, 93, 94, 392, 393 और 394। कितने हो गिनेंगे एक बार? 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, एक कम है भैया कोई। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 4, 3, 7, 3, 10, 16। ठीक है, पूरे कितने? ये 16 आर्टिकल हैं। और ये 16 आर्टिकल क्या हो गए थे? आंशिक रूप से लागू हुए थे। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, याद रख लेना। और इस दिन क्या था आपका? क्या था? जो तीसरी रीडिंग थी उसका ये लास्ट डे था, लास्ट डे था। ठीक है, लास्ट डे। अब यहां पर प्रश्न आता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक, कितनी बैठकें हुई थी टोटल? क्या आपसे प्रश्न रहेगा मेरा। संविधान सभा की अंतिम बैठक, बहुत जगह आपको मिलेगा 167, 165, वो गलत है, 166 ठीक है। अंतिम बैठक जो हुई थी, द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
विल हेल्ड ऑन 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को हमने क्या क्या यहाँ पे अडॉप्ट किया था? आप बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को पहली चीज हुई क्या कि हमने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान बोले तो नेशनल एंथम। बताइए कौन सा है नेशनल एंथम हमारा? नेशनल एंथम जन गण मन, जन गण मन, इसको हमने स्वीकार कर लिया। अगर आप पढ़ते होंगे भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन, तो बताओ किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था? तो आप बोलेंगे जो जनगण मन है भैया, इसको लिखा किसने है, यानी भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने बांग्लादेश का अमार सुमार बंगला भी लिखा है, याद रख लेना। 1905 का जब बंगाल विभाजन का स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने लिखा अमार सोनार बंगला, वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। वहीं शांति निकेतन के इनके छात्र रहे हैं एक, उनका नाम है आनंद समराकुल। आनंद समराकुल ने श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखा है। यानी इन 30 देशों के राष्ट्रगान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। जनगण मन इसको लिखा गया, और पहली बार मुझे बताइए मैंने क्या बोला, ये कब गाया गया? तो बोलेंगे 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे? कलकत्ता। कौन अध्यक्ष थे इस समय कांग्रेस के? कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसके जो गायन की अवधि है वो कितनी है? कितना बोलेंगे, कितना इसमें टाइम लगता है? जो समय है वो 52 सेकंड्स का लगता है। और देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जनगण मन अर्थात राष्ट्रगान को पूरा ही गाया जाए। कई बार राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को भी गाया जाता है विशेष अवसरों पर, जिसमें 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? 52 सेकंड्स का। और क्या बात हम यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ, ये किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था, बांग्ला लैंग्वेज में, बांग्ला भाषा में लिखा गया। अच्छा, आपने एक बात देखा होगा, इसमें बहुत चर्चित आता है, जनगण मन से रिलेटेड एक चीज है, इसको याद रखना, बिजोय इमैनुअल, नोट करना बहुत अच्छे से, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य 1986, ये जनगण मन का केरल राज्यवाद 1986, बिजोय इमैनुअल वर्सेस केरल स्टेट। देखो ये वाद क्यों चर्चित है, जनगण मन के बारे में हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? 1986 में केरल में जो साथी आपका कोयाटम है, वहां पे एक स्कूल था। अब ये जो विजय इमैनुअल है, ये ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। अब इनके स्कूल में जब कभी भी राष्ट्रगान होता था तो राष्ट्रगान सारे बच्चे गाते थे, लेकिन ये बच्चे क्या है, राष्ट्रगान के लिए खड़े तो होते थे लेकिन ये राष्ट्रगान को गाते नहीं थे। स्कूल ने नोटिस किया और स्कूल ने बिजनुअल, क्या बोलेंगे, इमैनुअल बिजोय, इमैनुअल बिजोय और उनकी दो जो बहन थी उसी स्कूल में, इनको स्कूल से निकाल दिया। और उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो जो है हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। अब हाईकोर्ट गए ये लोग, हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट ने क्या बोल दिया? केरल हाईकोर्ट ने बोला स्कूल का पक्ष कि स्कूल ठीक कह रहा है, ये असंवैधानिक है। इसके बाद में गए ये आपका कहा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने बोला कि भाई हम तो जो है ना ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और हम सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं, हम जो आपका प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गॉड की करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हम तो जीसस के लिए प्रार्थना करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह स्कूल से जो निकालना है इनको, ये गलत है, और केरल हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह भी गलत है। यानी स्कूल का एक्ट वो असंवैधानिक है, बच्चों का एक्ट असंवैधानिक नहीं है। अर्थात बच्चों की तो ये स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता में जो हवाला दिया गया वो दिया गया है आर्टिकल 25 का। कौन सा? आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतर आत्मा, उसमें पहला शब्द आएगा, आप देखोगे इनर सॉल को लेकर के, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता। यहां पे छोटे से में लिखना, और आज आपको मैं काम देता हूं, आर्टिकल 25 को थोड़ा ध्यान से इसके बारे में रिसर्च करेंगे, जहां पर बात की गई है अंतरात्मा की। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया? विजय इमैनुअल के। अच्छा, ऐसा ही आप सब लोगों को पता होगा, आप कभी सिनेमा घर गए होंगे, सिनेमा घर में अक्सर आपने देखा होगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब प्रत्येक सिनेमा घर में जनगण मन बजाना जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी कर दिया नेशनल एंथम को। लेकिन उसके बाद क्या घटनाएं हुई देश में कि जैसे मान के चलो जनगण मन पर कोई खड़ा नहीं हुआ तो उस हॉल में मारपीट हुई, कहीं पर तो पूरे परिवार को पीटा गया, और कहीं पर ऐसा हुआ कि पूरे परिवार को भी, आपका छोटे बच्चों के साथ भी कई जगह मारपीट देखने को मिली कि पूरे परिवार को खसेड़ा गया सिनेमा हॉल से। इसके बाद आपका 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका नेशनल एंथम है उसको प्ले करना, यानी कि शुरुआत के 52 सेकंड्स में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी उसको कर दिया कि भाई अगर आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं और नहीं भी, लेकिन फिर ज्यादातर सिनेमा घरों ने उसको बंद कर दिया। कुछ जगह शायद जारी भी हो, तो पता नहीं उस बारे में, क्योंकि उससे कई बार ऐसी मारपीट जैसी घटनाएं देखने को मिली। ठीक है, तो ये जनगण मन याद रखेंगे। राष्ट्रगान को हमने कब स्वीकार किया बताएंगे? दूसरी बात, कब स्वीकार किया है राष्ट्रगान को बताएंगे? राष्ट्रगीत को भी हमने इस दिन स्वीकार किया। राष्ट्रगीत बोले तो नेशनल सॉन्ग, क्या कौन सा है हमारा नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, किसने लिखा है इसको बताएंगे एक बार? वंदे मातरम को किसने लिखा है? वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ओके। और पहली बार इसको कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। अब यहां पे बड़ा विभेद है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 पहली बार इसको गाया गया था। इसके जो गायन की अवधि है वो आपका 65 सेकंड्स है। टाइम कितना लगेगा इसके गायन में, कितने समय में इसको पूरा करना चाहिए। और जो भाषा, जिन भाषाओं में लिखा गया था, बांग्ला और संस्कृत में, बांग्ला और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जब आप जनगण मन पढ़ते होंगे तो क्या आता है, जनगण मन अधिनायक जया है। जब इसको लिखा गया 1911 में, और 1911 में इसको गाया गया, तो इस समय पे आप लोगों को पता होना चाहिए भारत की राजधानी स्थानांतरित करने की बात हो रही थी, और साथ में अगर मैं आपको बताऊं बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात भी थी। तो भारत में कौन आया हुआ था, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज 5 आया और कहते हैं कि जॉर्ज 5 की तारीफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना लिखा, जिसमें अधिनायक शब्द जो है वो जॉर्ज पंचम को उन्होंने डिनोट किया है। तो कहते हैं कि जॉर्ज पंचम, आपने भी कभी ये बात सुना होगा कि जॉर्ज पंचम की तारीफ में इसको लिखा गया, और जिसको जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा गया उसको फिर हम देश का राष्ट्रगान क्यों मानते हैं। हालांकि बहुत बार इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर से भी सवाल किए गए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आज भी ये विवाद जारी है, इसमें अधिनायक शब्द किसको कहा है उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के सामने पढ़ के उन्होंने सुनाया था। 1911 एक विशेष वर्ष है, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके बाद में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। दिल्ली राजधानी घोषणा बनी थी 1912 में, इसलिए जॉर्ज पंचम आया था। नई दिल्ली राजधानी बनी थी 1931 में, क्योंकि 1912 में नई दिल्ली नामक कोई शहर ही नहीं था। नई दिल्ली को बसाया गया था 1927 में, और नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1931 में। दिल्ली पूछे तो 1911 घोषणा बनी 1912। नई दिल्ली पूछे 1927 में नई दिल्ली बनी और नई दिल्ली को बसाया गया, और नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में। हम सब करें, याद रखेंगे, याद रखेंगे जी भैया। तीसरी चीज यहां पर क्या स्वीकार की गई, तीसरी चीज यहां पर स्वीकार हुई, आपका क्या बोलेंगे, आपका राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी किस दिन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखेंगे। तो ये तीनों किस डेट को है, 24 जनवरी 1950 को है। आंशिक संविधान हम बात कर चुके। इस दिन अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक पर क्या क्या हुआ हमारा, अंतिम बैठक पर आपका क्या हुआ, अंतिम बैठक पर एक बात और है, अंतिम बैठक पर एक बात और है। 24 जनवरी 1950 को लिखना, इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कितने लोगों ने, सबसे पहले साइन किसके हैं, लोगों ने हस्ताक्षर अर्थात साइन किए। कितने लोगों ने साइन किए थे, 284। अब मैं एक बात दिखाता हूं आपको, देखो ये देखना, ये दो फोटो है संविधान सभा की, जब बैठक शुरू हुई नेहरू जी खड़े हुए हैं, ये पहले दिन की बैठक का फोटो है। ये साइन देखो जरा ध्यान से, और ये देख पा रहे हो तिरछा कुछ लिखा हुआ है, तिरछे को पढ़ने का प्रयास करें जरा इसको, क्या आप देख पा रहे हैं तिरछा साइन, यहां पे इनको पढ़ने का प्रयास करें, क्या है, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो पहले साइन होने थे जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष भी यही थे, राष्ट्रपति भी ये चुने जा चुके थे इस दिन, और पहले साइन भी भाई राष्ट्र के प्रमुख कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, तो उनके साइन होने थे। लेकिन देखो नेहरू जी पहले पहुंच गए और नेताजी ने पहले साइन कर दिए खुद अपने, नेहरू जी ने पहले साइन कर दिया जाके। लेकिन इसके बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जी आए, उन्होंने देखा अच्छा नेहरू ने पहले साइन कर रखे हैं, साइन तो मेरे पहले होने चाहिए थे, तब राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर तिरछे साइन किए थे। तो पूछे जाते हैं पूरे संविधान में 284 लोगों में से जो तिरछे हस्ताक्षर है वो किसके हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के, याद रखेंगे। ये पहले पहुंच गए थे तो इन्होंने साइन कर दिया, बाद में राजेंद्र प्रसाद जी पहुंचे तो उन्होंने कैसे साइन किए थे, तिरछे, ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पे, अगली बात एक नोट करेंगे, और क्या क्या था यहाँ पे, कुछ 2-3 बिंदु और हैं। आपका संविधान बनने में समय कितना लगा, समय लगा था इसमें कितना, 2 वर्ष 11 माह, यानी कि 11 मंथ्स, 2 वर्ष 11 माह एंड 18 डेज। टाइम कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था, कुल खर्च, कागजों, स्याही, रख रखाव, चाय पानी, सब चीजों में कुल खर्च हुआ था इसमें आपका 63 लाख रुपए, क्या बोलेंगे, 63,96,729 रुपए इसमें खर्च हुए थे। अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपेंडिचर के अलावा, इसकी जो कॉपी लिखी गई थी वो किन भाषाओं में लिखी गई थी, मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी, आज मुझे बता सकते हैं आप ओरिजिनल कॉपी कहां पर रखी हुई है जो ये लिखी गई थी, कौन बताएगा। जो मूल प्रति है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई। कुल जो सत्र हुए यहाँ पे सेशंस, टोटल पूछे सेशंस कितने हुए थे, तो आप कहेंगे कुल सत्र भैया आपके 11 हुए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना, इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। कुल बैठक आपसे पूछे, कुल बैठकें कितनी हुई, तो कुल बैठक आप कहेंगे, यानी कि कुल टोटल आपसे पूछे मीटिंग्स कितनी हुई, तो मीटिंग्स हुई आपका साथी कितना, 166, क्या बोलेंगे, 166। मैंने आपको बताया था शुरुआत में संविधान को लिखा किसने था अपने हाथ से, बताएं जरा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और उन्होंने प्रत्येक पन्ने पर क्या लिखा था, प्रेम, और अब लास्ट के पन्ने पर अपने गुरु का नाम लिखा था। गुरु का नाम क्या था बताएं जरा, मैंने आपको बताया था प्रेम। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है, इन्होंने कहा कि मुझे बस अब हर पन्ने के नीचे अपना नाम लिखना है, और नेहरू जी ने इसके लिए उनको स्वीकृति दे दी थी।
इसी को हिंदी में मैंने आपको बताया था, हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद ने। और डिजाइन नंदलाल बोस, और उनके साथ में आपका मनोहर सिन्हा जी, और 22 लोगों की एक टीम। और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुरु का नाम किसी ने नहीं बताया भाई। बेटा गुरु को सब भूल जाते हैं, गुरु को सब भूल जाते हैं। गुरु का नाम रिवाइज करना मैंने आपको बताया था, इन्होंने अंतिम पेज पर अपने गुरु सक्सेना जी का नाम लिखा था। ठीक है, लास्ट बात पर आते हैं। लास्ट बात हमारी ये है कि संविधान सभा में जो महिलाएं थी, मैंने आपको बताई कि कुल कितनी महिलाएं थी। कुल कितनी महिलाएं थी? ये 15 महिलाओं के नाम है, आपको पीडीएफ में ये मिलेंगे, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूँ, इनके बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, पढ़ेंगे भैया। पहला नाम दक्षिणी वेलायुधन, हंसा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, ये नेहरू जी की बड़ी बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, इनको आंध्र महिला सभा के लिए जाना जाता है, लीला रॉय, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका रे और एनी मस्किरिनी। इन सबसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो ध्यान से लिखेंगे एक बार। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि भाई संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। भैया रामप्रसाद सक्सेना जी थे। बहुत बढ़िया, हुई ना बात। अवनिंद्र बता रहे हैं कुछ, तो अवनिंद्र नाथ तो यार उन्होंने, तो मैंने बताया था आपको, अवनिंद्र नाथ के वो शिष्य थे, मैंने ये बताया था आपको। अवनिंद्र नाथ वो हैं जिन्होंने क्या, कौन सी पेंटिंग बनाई थी? भारत माता का चित्र बनाया बंगाल विभाजन के समय 1905 में। यहां पर आते हैं वापस, क्या लिखेंगे? संविधान सभा में महिलाएं, कितनी महिलाएं थी? ओहो, टूटिनी। संविधान सभा में महिलाएं, वुमेन्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे उनकी संख्या है भैया 15। अब इन 15 में सबसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही चर्चित नाम है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिणी वेलायुधन से, जो पहला ही फोटो है आपका, दक्षिणी वेलायुधन। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? ये संविधान सभा की इन 15 महिलाओं में से एकमात्र दलित महिला थी। बच्चा ऐसा मत सोचना अभी कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तो कहीं नाम ही नहीं आया। कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम जब समितियां पढ़ेंगे ना, प्रमुख समितियां, तब सबके नाम आएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि भाई कहाँ से चुनाव लड़े थे, क्या जर्नी थी। अच्छा, आपको अभी तक जैसे पढ़ते हुए लगभग आज 10वीं क्लास है, ये महसूस हुआ कि हम बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं और हमसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ये महसूस कर पाए, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है आपको, बार बार इस चीज का मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत तो नहीं है। एकमात्र दलित वुमेन कौन थी? दक्षिणी वेलायुधन। दूसरा प्रश्न आएगा आपका बेगम एजाज रसूल से, सबसे चर्चित 15 महिलाओं में कौन थी? बेगम एजाज कुददिया रसूल भी बोलते हैं इनको, कुदशिया रसूल। ये कौन थी? ये ओनली मुस्लिम थी, ओनली मुस्लिम वुमेन, एकमात्र महिला, एकमात्र महिला मुस्लिम थी। तीसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है विजयलक्ष्मी पंडित से, कौन थी? मैंने अभी बताया नेहरू जी की बड़ी बहन थी, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी एक प्रत्यक्ष भागीदारी रही। इनसे प्रश्न पूछा जाता है जो यूएन महासभा है, यूएन महासभा बोले तो यूएन जनरल असेंबली, महासभा की अध्यक्ष चुनने वाली पहली महिला है, अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला। देखो अध्यक्ष बोलते हैं पुरुष को और अध्यक्षा महिला को, ठीक है, लेकिन महिला लिखें तो महिला अध्यक्ष लिखा करो हमेशा, कभी भी महिला अध्यक्षा मत लिख देना। अगर महिला शब्द लगा रहे हैं तो अध्यक्ष, और महिला नहीं लगा रहे हो तो अध्यक्षा लिख दें। ठीक है, ये विश्व की पहली महिला है वर्ल्ड में, ठीक है, यूएन महासभा में जाने वाली। जैसे आप सब लोग जब यूएन को पढ़ेंगे, जब हम स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा यूएन के 6 ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपका सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद है, उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा? वो महासभा, जनरल असेंबली है। उसमें आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसमें आपका प्रन्यास परिषद है भैया, प्रन्यास परिषद है। उसमें आपका एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, 5वां। एक छठा और होता है, छठे को क्या बोलते हैं हम? एक तो हो गया आपका सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया पुलिसमैन बोलते हैं, लघु संसद होगी, महासभा हो गई। तीसरा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, एक आपका प्रन्यास परिषद हो गया, और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक मैं भूल रहा हूँ, बताएं जरा, आप क्या बता सकते हैं मुझे? छठा कौन सा है? प्रन्यास तो मैंने बोल दिया, सचिवालय जो डेली के काम करता है वहां पर, ये याद दिलाया आपने मुझे, मैं सच में भूल गया था। बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से चीजें आसान हो जाती हैं। राजकुमारी अमृत कौर, इनको राजकुमारी का टाइटल दिया गया था, राजघराने की महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। इनसे क्या आएगा? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। कौन से डिपार्टमेंट की? हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास में थी, और भारत में सुधारों के लिए इनको जाना जाता है। इंडिया में आज जो आप एम्स देखते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स की सूत्रधार कौन रही हैं? और उनकी इन्हीं सामाजिक सेवा की वजह से उनको राजकुमारी ये टाइटल मिला हुआ है, उनका नाम नहीं है, ये उनको उपाधि मिली हुई है। पांचवा पांचवा नाम आता है दुर्गाबाई देशमुख का। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश की थी। याद रख लेना, इन्होंने वहां महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और उनको भारतीय राजनीति संघर्ष में एक्टिव करने के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। और आंध्र महिला सभा कब बनी थी? 1937 में। छठा नाम यहां पे आता है सुचेता कृपलानी, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। सुचेता कृपलानी किस प्रदेश की सीएम बनी थी? ये पहली महिला सीएम है भारत में, किसी भी राज्य की, पहली महिला मुख्यमंत्री,
पहली महिला चीफ मिनिस्टर, सीएम, कहाँ की बनी थी? ये सीएम बनी थी भैया, ये यूपी की, और यूपी में ये सीएम रही थी 1963 से 67 तक। और 7वां नाम आता है यहाँ पर सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू से क्या प्रश्न पूछा जाता है? इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव किनको प्राप्त है? अब आप समझ गए होंगे इन सबको इतने बड़े बड़े पद इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि संविधान सभा में नहीं भैया, भारत की राजनीति में एक्टिव थी, संविधान सभा होने के लिए गवर्नर, पहली महिला गवर्नर कहाँ की रही थी? ये आपका ये भी भैया यूपी की रही थी, और 1947 से 49 तक, 1947 से 49 तक कहाँ की? यूपी की राज्यपाल रही थी। तो ये 15 महिलाओं से बनने वाले 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपको पता होने चाहिए और उम्मीद करूंगा आप पता रखेंगे इनको। ओके, बाकी चीजें हमारी कवर हैं। आज के अगर प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ा हो, क्लास को ध्यान से पढ़ा हो, तो एक बार स्पीड मोड में इनके उत्तर बता देंगे। स्पीड मोड में बताया करो, मजा आना चाहिए आपको सीखने के बाद में। और आज आपको पता है कि हमारी आज 10 कक्षाएं हो चुकी हैं। अब 2 दिन का आपको फिर एक अवकाश मिलेगा, एक हॉलीडे होगा, सैटरडे और संडे। उम्मीद करूंगा आप पिछली चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, रिवीजन करते रहोगे तो मतलब मेधावी छात्रों में से हो जाएंगे। बस खुद से एक वादा करना कि आज तक आप चाहे जैसे भी कमजोर छात्र रहे हो, बेशक से कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और बहुत औसत छात्र बहुत कमाल कर जाते हैं, और बहुत होनहार छात्र असफल रह जाते हैं। फिर इसके बीच में भैया कौन सी ऐसी कड़ी है? फिर तो क्या ही फायदा मेधावी होने का? नहीं, मेधावी छात्र कभी कमजोर नहीं होता है। वो कमजोर होने का कारण होता है कि जब वो अपना संयम खो करके शॉर्टकट अपनाने लगता है, जब वो एक मस्ती, इस घमंड में आ जाता है कि वो मेधावी और होनहार है, उसके लिए चीजें आसान होंगी। तो कहने की बात है सतत परिश्रम। में हमेशा कहानी सुनाता था, आपको पता हो, खरगोश और कछुए की कहानी हम सबको सिखाई गई। रेस आखिर में कौन जीतता है? आप कहोगे कछुआ। क्या सच में प्रैक्टिकली आप देखें कछुआ जीत सकता है? आप कहेंगे नहीं भैया। तो फिर कछुए को क्यों जिताया गया था? क्योंकि आपको एक मैसेज दिया गया ना, कंसिस्टेंसी का। आप सतत रूप से, निरंतर रूप से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहें तो सफलता बड़ी मिलती है, और आप उनको भी पीछे कर सकते हैं जो हर रोज अभ्यास नहीं करते। बताएंगे भैया। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। जी, 24 जनवरी 1950 को। 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया। नहीं भैया। 1949 में राष्ट्रध्वज को अपनाया। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रध्वज के लिए मैं आपको ध्वज संहिता पढ़ाऊंगा अलग से। 2002 ध्वज फहराने के क्या नियम होते हैं, आपको नेशनल फ्लैग के बारे में जानना ही चाहिए। मई 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। नहीं, अभी हम इस बात पर भी नहीं पहुंचे हैं, ये 1949 में होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल को कब? 1949। और ये कब था आपका? 22 जुलाई 1947। आगे आएंगे। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य रह गए थे विभाजन के बाद में? 299। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। बोलेंगे भाई। दूसरी बात, संविधान सभा पूरी तरह से मनोनीत निकाय थी। सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का बंटवारा किया। या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे भाई। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन ने जो प्लान बनाया उसी में संविधान सभा का गठन किया गया। हाँ जी। संविधान सभा पूरी तरह से मनोनीत थी? नहीं, सिर्फ देसी रियासतें मनोनीत थी। ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्रों से जो लोग थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर, इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था? नहीं जी, केवल एक सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने प्रस्तावित किया था कि भाई ये सबसे बुजुर्ग हैं? और किस पद्धति पर? फ्रेंच ट्रेडिशन के आधार पर। फ्रेंच ट्रेडिशन के आधार पर किसने? जेबी कृपलानी ने भैया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी, और पहली मीटिंग में सबसे सीनियर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। एसएससी जेई इतना आसान प्रश्न पूछ रहा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? यहां पर बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने बहुत आपको अच्छे से बताया कि मनोनीत पूछ रहा है, जब तक स्थायी नहीं है। ये स्थायी थे। देखो, पूछे उपाध्यक्ष कौन थे तो सिर्फ एचसी मुखर्जी लिखना, लेकिन जब शब्द इस्तेमाल करे आगे निर्वाचित तो भी एचसी मुखर्जी, लेकिन जैसे ही मनोनीत, नॉमिनेटेड कौन थे? तो नॉमिनेटेड बंगाल विधानसभा से फ्रैंक एंथनी, एफआर एंथनी बोलते थे, नाम इनका फ्रैंक एंथनी के नाम से हम जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? कौन सी बैठक थी? 13 दिसंबर को। इनके आप लोग याद रखेंगे किन किन की पॉइंट्स पर इन्होंने वहां पर बात की थी। भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद में हस्ताक्षर किए गए? बोलो भाई, इसको बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर देंगे। 1940 कैबिनेट मिशन, फाइनल साइन 1950 24 जनवरी। हस्ताक्षर करने में कितने दिन लग गए? 4 वर्ष। इसमें गलती क्या कर देते हैं हम? 2 वर्ष 11 माह। उसने कहीं पूछा ही नहीं कि संविधान बनने में कितना समय लिया। कहीं पूछा गया? आप 3 वर्ष लिख रहे हैं, जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हम बोलते हैं, लगभग 3 वर्ष। यही हम सब लोगों को अपने अंदर बदलाव करना है कि कहीं भी जो जिक्र नहीं आया हम उस आंसर को क्यों दे रहे हैं। पूछा गया है संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श। विचार विमर्श कब से शुरू हुआ? 1940 कैबिनेट मिशन से। 1940 में पहली बैठक हुई ना, और हस्ताक्षर का भी टाइम दिया तो 4 वर्ष लगे। भारत के संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1946 में, और आपका 1947 में, 1948 में। तो 1940 में हुआ। ठीक है, जुलाई अगस्त में।
संविधान सभा के सदस्यों ने रिक्त स्थान को संविधान पर हस्ताक्षर किए, किस दिन साइन किए थे? अंतिम बैठक जिस दिन थी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हमारा प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी इसी दिन चुने गए। ठीक है बच्चा, मैं डीप नहीं पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं इसीलिए पढ़ा पा रहा हूं मैं। संविधान का दर्शन निम्न में से किसके द्वारा अनुप्राणित एवं निर्मित है? द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड एंड क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आप सबको पता होना चाहिए कि भाई वो 13 दिसंबर 1946 को क्या लेके आए? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। और इसी दिन क्या हुआ था? अनुप्राणित का मतलब इसमें कौन कौन से आदर्श होंगे, क्या दर्शन होगा भारत के संविधान की, क्या फिलॉसफी होगी। बात क्लियर है? यूजीसी नेट अभी पूछा गया रिसेंट में, इसीलिए मैं जोर देता हूं सब चीजों पे कि आप ढंग से जानिए, अच्छे से जानिए। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? अंतिम सत्र बताइए भाई। 2017 यूपी पुलिस में पूछा गया। अच्छा, यूपीएसआई कौन कौन देगा इस बार, मैं आपसे पूछूं? यूपीएसआई किस किस का है ना? अभी पिछला 2021 वाला 2023 में हुआ, इस बार आपको वैकेंसी मिलेंगी, ये पता नहीं कब मिलेंगी, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में शायद आपको वैकेंसी मिले, जो भी साथी देंगे उस एग्जाम को। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन है आपका एसएससी जेईई 2020 और यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर देना जो साथी वीडियो को बाद में देखें, आंसर जरूर दें और अपना रिव्यू, आपके कीमती शब्द या आपका कोई भी सुझाव है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे चैनल के पास कोई विशेष थिंक टैंक नहीं है, आप ही की जो साथी अगर मैं कहूं सुझाव हैं, आप ही के जो सजेशन है वो पहुंचते हैं और हम पर काम करने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी आपका कोई सुझाव है, हिचकिचाइए नहीं, ऐसे समझना आप अपने घर में अपने सुझाव भेज रहे हैं तो हमेशा भेजिए। कोई भी 2 शब्द आप हमेशा लिखने का प्रयास करें अपने कीमती समय से, यदि आपको समय मिलता है तो। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सोमवार। और भारत की समितियां, संसदीय समितियां, उसमें हम बात करेंगे। जैसे झंडा समिति भी क्या थी, झंडे को कब स्वीकार किया गया, एक फ्लैग कोड क्या है, ध्वज संहिता क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति का क्या योगदान था, बाबा साहब को जब इतने लोगों ने 389 लोगों ने संविधान को लिखा तो बाबा साहब को ही जनक क्यों कहा जाता है, आदि चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, नमस्ते। सर क्विज कहाँ होगा? बच्चे हर सैटरडे 1 बजे आप लोग जाना, उसमें मैंने पिछली क्लास देखो आप जाकर के, ठीक है, पिछली क्लास आप जाकर के देखना, मैंने आपका स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पर अपने, किस तरह से आप उसको दे सकते हैं। ओके, और जो साथी मेरे पास कोई भी सुझाव अगर अतिरिक्त यूट्यूब के अलावा भेजना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल नवीन शर्मा RW पर भेज सकते हैं। ठीक है, लिखना ऑफिशियल NAVWN नवीन SHARMA, ठीक है, और इतने में आपको दिख जाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।